एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अगला जो सेट पेपर है वो आ चुका है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि आपको 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर याद करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये 95% पेपर आपका बन जाएगा। ऐसे सेट मैंने चैनल पर डाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये अगला सेट पेपर बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा देखें और याद करें। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, और ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है कि हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। और आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे मिश्रित। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। और 95% पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ओनली 5% जो मेहनत है आपके अकॉर्डिंग आपको करना है। जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो तब सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, तो इसमें आपको लिखना है 0। ठीक है, ये ध्यान आप रखेंगे। अच्छे से पूरा पेपर देखेंगे और याद जरूर करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है। तो आप जानते हैं कि भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है वित्त मंत्रालय। वहीं अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है सभी छात्रों को। चालू खाते की जो मदें होती है, चालू खाते की मदें होती है दृश्य मदें एवं अदृश्य मदें, तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा, जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताऊंगा। सभी छात्र जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो बाहर आपका किसी कंडीशन में नहीं जाने दूंगा। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे, पूरक होंगे, तो इसमें आपको पूरक लिखना है। औसत लागत को ही वस्तु की कहते हैं, तो औसत लागत को ही वस्तु की क्या कहा जाएगा, कीमत कहा जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा भी कहते हैं, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, कीमत ही लिखना है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर हो जाता है, तो अगर आय अधिक हो रही है तो जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। बचत आय का वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जाता है, तो वो चालू उपभोग पर हम खर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, चालू उपभोग। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट घटा दी जाती है, तो इसमें आपको लिखना है घटा दी जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य असत्य में आप देख लीजिए, ये रहे आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न। अब आपको करना है याद। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। यदि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग का अतिरेक है तो संतुलन मूल्य बढ़ाना चाहिए, यह गलत होगा। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ये सत्य लिखना है। स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, तो ये भी सत्य है। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं होता है, तो ये सत्य लिखना है। शिक्षा पर किया गया व्यय विकासात्मक व्यय होता है, ये बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपको असत्य लिखना है। सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपको जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर तो बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन अब डिपेंड आप पर कर रहा है कि आपने कितने प्रश्न इनमें से याद किए हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, तो चाय और कॉफ़ी जो होती है वो कैसी वस्तुएं होती है, स्थानापन्न। बेलोचदार मांग, तो नमक जो होता है बेलोचदार मांग होता है। पूरक वस्तुएं, गेंद और बल्ला होती है पूरक वस्तुएं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड किन्स। आय एवं बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आपको सही बताना है।
पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये जो कथन था प्रोफेसर जेबीसे का कथन था, तो इसमें आपको प्रोफेसर जेबीसे लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ें और आगे बढ़ें अपने जीवन में, यही कामना मैं करता हूँ और आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर जरूर आएँ। जब सीमांत अवसर लागत घटने लगती है तब उदासीनता वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? तो उदासीनता जो होती है इसमें आपको लिखना है उन्नतो दर, वो हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? उन्नतो दर। फर्म के संतुलन के समय एक फर्म को कितना लाभ होता है? तो एक फर्म जो होता है उसमें लिखना है सामान्य लाभ उसे होगा, तो इसमें आपको लिखना है सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है मांग व पूर्ति के द्वारा किया जाता है। मांग व पूर्ति। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र होता है वो होता है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। क्या होता है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय विश्लेषण। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय को किस विधि में शामिल किया गया है? तो इसमें आपको लिखना है आय विधि में। आय विधि। संसद में सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपको लिखना है वित्त मंत्री के द्वारा ये किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे वित्त मंत्री। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो और अच्छे नंबर लाते चलो। ये पूरा का पूरा पेपर है जिसका सॉल्यूशन, पूरे पेपर का सॉल्यूशन ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो अभी आप ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।